नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है, बचपन में दो प्रकार से ट्रीटमेंट्स मिले रहते हैं जनरली। अब इसका इम्पैक्ट उस परिवार में रहने वाले जो लोग हैं किस लेवल तक जा सकता है। कोई भी बात होगी ना वो कभी गलती मानेंगे, ना वो सॉरी बोलना जानते हैं। तो थेरेपिस्ट को भी मैनिपुलेट करेगा, तो वो वहां पे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, वहां पे भी मिस्टर नो इट ऑल रहेगा, वहां पे भी सोचेगा मैं तो सब जानता हूँ, थेरेपिस्ट क्या जानता है वहां पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप किसी भी चेंज लाने के लिए होता है टू एक्नॉलेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। मेरे में है ये प्रॉब्लम और मुझे चेंज करना। तो चेंज करने के लिए पहली चीज तो आपको प्रयास करना जरूरी ना। ये नहीं बोल के छोड़ सकते कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तो पहली बात, एक ऐसा थेरेपिस्ट जिसके साथ आपकी रैपो बिल्डिंग अच्छी हो, है ना, क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन नेचुरली आउट ऑफ द नेचर ऑफ द पर्सनालिटी वहां पे भी अपने आप को सुपीरियर ही समझेगा। नमस्कार एंड वेलकम। हमारी पर्सनालिटी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे रिलेशनशिप में। हम समाज में किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, रादर हमारे हर एस्पेक्ट में, हमारे काम में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे पर्सनल मैनेजमेंट में हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बट कई बार यही पर्सनालिटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, और ऐसा ही एक डिसऑर्डर है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में शायद बहुत कम जानकारी है लोगों को। हमारे इस वीडियो का, इस पॉडकास्ट का यही ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड दिस ऑर्डर कंप्लीटली, ताकि इसका सही समय पे इलाज किया जा सके। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नितिन मलिक, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं। सर वेलकम। नमस्कार एंड थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड सर, सबसे पहला सवाल, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या? मीन्स एक आम व्यक्ति कैसे समझे इस चीज को? देखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली क्लिनिकली अगर हम देखें तो जो साइकेट्रिक इलनेसेस की क्लासिफिकेशन होती है डीएसएम क्लासिफिकेशन में, जो पर्सनालिटी की जो डिसऑर्डर्स की व्याख्याएं की गई हैं उसमें जो 10 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है उसमें से एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर आ जाएं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होती है, तो देखिए उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी तो हर इंसान की होती है। पर्सनालिटी हर इंसान के व्यक्तित्व को बोला जाता है। तो व्यक्तित्व उस इंसान का जो नेचर होता है, बेसिक नेचर जो रहता है ना, उसको हम एक तरह से सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि वो उसका व्यक्तित्व है। किसी भी इंसान का व्यक्तित्व उसके शुरू के जो साल रहते हैं, जीवन के जो साल रहते हैं, शुरू के 18 साल 20 साल में उस इंसान का व्यक्तित्व जो है वो बनता है। और उस इंसान का व्यक्तित्व इस बात पे निर्भर करता है कि उसके जीन्स, उसका जेनेटिक कैसा है, एक, और दूसरा उसका एनवायरनमेंट जो शुरू से उसको जो 18-20 साल में जो उसको मिला है, उसके आसपास का वातावरण क्या रहा है, वो डिटरमाइन करता है इस बात को कि उसका व्यक्तित्व कैसा बनता है। तो हर इंसान का व्यक्तित्व जो रहता है वो उसके लिए यूनिक होता है। जैसे कि किसी भी आप लकड़ी को आप देखते हैं तो उसमें रेशे रहते हैं, तो वैसा ही जो है वो उस इंसान का व्यक्तित्व जो रहता है ना, वो उसी लकड़ी में पड़े हुए रेशों जैसा रहता है। एक व्यक्तित्व उसी तरह के एक पैटर्न जैसा रहता है। हर इंसान का व्यक्तित्व उसके हिसाब से यूनिक होता है। अब और जैसे लकड़ी के रेशे उसके अंदर, लकड़ी के अंदर इनग्रेन्ड रहते हैं, आप उस लकड़ी के ऊपर आप कितना भी उसको छीलते जाएं, वो रेशे वैसे के वैसे ही बरकरार रहते हैं। उसी प्रकार से इंसान का व्यक्तित्व भी उतना ही इनग्रेन्ड उसके लिए वैसा ही उसके अंदर, ये कह रहे, रचा बसा रहता है। अब हर इंसान के व्यक्तित्व में कई प्रकार के ट्रेट्स रहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, अलग अलग चीज़ें रहती हैं। जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहूँगा, जैसे कि गुस्सा हो गया, डर हो गया, घबराहट हो गई, ये सारी चीज़ें जो है, इसी प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें जो हो गई है ना, शर्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब हर इंसान में होती हैं। लेकिन हर इंसान में ये सारी चीज़ें अलग अलग मात्रा में होती हैं। ये समझ लीजिए कि एक खिचड़ी है जो कि 100 प्रकार की दालों से बनी हुई है, लेकिन आपकी खिचड़ी में
कोई दाल कम है, कोई दाल ज़्यादा है, मेरी खिचड़ी में कोई दूसरी दाल कम है, कोई दूसरी दाल ज़्यादा है। तो दालें तो वही हैं 100, लेकिन हर प्रकार की दाल जो है वो अलग अलग है हर खिचड़ी में, तो हर खिचड़ी का टेस्ट अलग अलग है। तो हर इंसान का व्यक्तित्व बना उन्हीं चीज़ों से रहता है, लेकिन हर हर चीज़ की मात्रा अलग अलग रहती है, तो इसलिए हर किसी का व्यक्तित्व अलग अलग रहता है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें एक एक पर्टिकुलर लिमिट में रहती हैं, और इसलिए हर इंसान का व्यक्तित्व जो रहता है ना, एक बैलेंस्ड किस्म का व्यक्तित्व रहता है, जो हम एक नॉर्मल व्यक्तित्व बोलते हैं। उसमें कोई भी चीज़ जो है, किसी में गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन गुस्सा एक लिमिट तक ही रहता है, तो वो एक नॉर्मल व्यक्तित्व कहलाता है। जब इन इस व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें रहती हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स रहते हैं जो कि असामान्य रूप से कम या असामान्य रूप से ज़्यादा होती हैं, जो कि उस इंसान को जीवन में तकलीफ देना चालू करते हैं, या उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है, और उसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं डिस्फंक्शन होता है। डिस्फंक्शन का मतलब कि उसकी वजह से उसको अपने जीवन में कार्य करने में, और जीवन में रिलेशनशिप्स में, अपने खुद के जो सोशियो इकोनॉमिक जो उसके जो जो कार्य क्षेत्र में, उसको कमाई में, दूसरों के साथ रिलेशंस में, उसमें उसको तकलीफ होने लगती है। तो फिर हम बोलते हैं कि अब ये व्यक्ति की जो तकलीफ में जो उसके जो व्यक्तित्व की जो खासियत है, ये एक बीमारी का रूप ले रही हैं, और अब ये व्यक्तित्व जो है ना एक डिसऑर्डर में, ये इसका व्यक्तित्व एक डिसऑर्डर है, ये इसका व्यक्तित्व एक नॉर्मल नहीं है। जैसे मान के चलिए किसी इंसान में घबराहट जो है वो इतनी अत्यधिक है उसके व्यक्तित्व में, कि उसकी वजह से उसको काम करने जाने में तकलीफ हो रही है, उसको अपने सोशल सिचुएशंस में तकलीफ होती है, वो अपने नॉर्मल जो छोटे मोटे फंक्शंस हैं उनमें नहीं जा पाता, वो लोगों को फेस नहीं कर पाता। तो अब उसका जो व्यक्तित्व है उसमें एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि अब वो हो सकता है, वो हम उसको बोलेंगे कि अब इसको एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। तो अब इसका व्यक्तित्व जो है वो एक एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसा हो गया। तो इसी प्रकार से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो है वो भी एक प्रकार की एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डीएसएम में डिफाइन किया गया है। तो जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, बेसिकली नॉर्मल व्यक्तित्व के ही एबनॉर्मल एक्सप्रेशंस रहते हैं लोगों में, जो कि उस इंसान को उसके जीवन में तकलीफ देते हैं, उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है, रिलेशनशिप में तकलीफ होती है। और एक बात और, ये किसी भी नशे या किसी और दिमागी बीमारी की वजह से हुए चेंज नहीं होने चाहिए, यानी ये चीजें उसके व्यक्तित्व का ही पार्ट है, लेकिन उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, एबनॉर्मल है। एंड सर, जब हम ये बात कर रहे हैं कि उसके व्यक्तित्व का पार्ट है, और एक फाइन लाइन है नॉर्मल और एबनॉर्मल में, और आपने बोला एबनॉर्मल बात करें तो उसको भी तकलीफ हो रही है, जो व्यक्ति के साथ ये डिसऑर्डर है। ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को हो रही है, मेनली जब हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बात करते हैं, तो ज़्यादा तकलीफ उन व्यक्तियों को होती है जो उसके साथ जी रहे हैं। क्योंकि हमने अपने काउंसलिंग सेशंस में जब ये पाया कि जो व्यक्ति है जो इस डिसऑर्डर से है, जिसको वो मानने ही को तैयार नहीं है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। मतलब मेजरली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ जब हम लोग डील करते हैं, तब ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है कि वो मान ही नहीं रहा है कि कोई डिसऑर्डर है। तो कैसे एक आम आदमी जो रिसीविंग एंड पे है वो भी, और जो खुद सफ़र कर रहा है वो भी, ये कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरी पर्सनालिटी अब नॉर्मल नहीं है, इससे तकलीफ हो रही है। तो कुछ 1 2 3 4 पॉइंटर्स मुझे मिल पाए, मेनली विद द नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि हाँ यार अभी डिसऑर्डर हो गया है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देखिए, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती क्या है, और उसमें क्या खासियतें होती हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में। देखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी या नार्सिसिज्म जो है, या ये ग्रीक वर्ड से आया था, एक ग्रीक कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था नार्सिसियस, जो कि इस बारे में, उसके बारे में जो माइथोलॉजी फेमस थी कि वो खुद जो है वो उसने अपना रिफ्लेक्शन जो है ना एक तालाब में देखा था, और उसने जब अपने रिफ्लेक्शन को उस तालाब में देखा था, तो वो अपने खुद के ही रिफ्लेक्शन से, अपनी खुद की ही सूरत से इतना मोहित हो गया था कि वो अपने खुद की सूरत को ही निहारता रह गया, और वो इतना मंत्रमुग्ध अपने खुद के चेहरे से हो गया था कि वो वहीं बैठा रह गया, और अल्टीमेटली फिर वो उसको देखते देखते ही वो फिर वो
ये कह लीजिए कि वहीं पे जड़ हो गया था और फिर वो उसकी मृत्यु भी हो गई थी, वो मर गया था वहीं पे, यानी वो ड्राउन हो गया था उस तालाब में। तो वो यानी एक ऐसा इंसान जो अपने स्वयं से इतना आत्ममुग्ध है, उस इंसान को नार्सिसिस्टिक इंसान बोला जाता है, यानी ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अगर हम नार्सिसिस्टिक इंसान या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की बात करें तो अ, हम आपको समझाने के लिए बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये मत समझिएगा कि हर इंसान जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा होता है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, आप उसको इमेजिन करिए। तो कोई भी एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन को आप इमेजिन करिए तो वो कैसा रहता है ना, फ्लैम्बॉयंट जिसको हम बोलते हैं, है ना, बड़बोला, है ना, अपने आप को सही मानने वाला, किसी दूसरे को अपने सामने कुछ नहीं समझता है, उसके सामने कोई टिकता नहीं है, किसी दूसरे के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो वो बोल रहा है वही सही है, ठीक है ना। तो उसकी जो थिंकिंग रहती है वो ऐसी रहती है कि बस वो दुनिया जीत सकता है ना, तो वो जो कर रहा है वही सही है। तो इस तरह की सोच जो रहती है ना, वो जनरली आप देखेंगे जो जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। ये सारी बातें उनके प्रोफेशन के लिए सूट करती हैं, बट अगर आप समझिए कि कोई इंसान जो है अपने जीवन में इसी प्रकार की बातें 24 घंटे कर रहा है, यही ट्रेड जो है अगर आप सोचिए किसी इंसान में हो और वो अपने सारे रिलेशनशिप्स में भी ये बातें कर रहा है, यानी वो घर में आ रहा है तो अपने 5 साल के बच्चे के साथ भी वो इसी प्रकार से बिहेव कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ भी वो इसी प्रकार से बिहेव कर रहा है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है, तो सोचिए उस इंसान के साथ जीवन जीना कितना कठिन होता जाएगा। तो आप इस तरीके से आप इमेजिन करिए, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नार्सिसिज्म की होती है वो होती है ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी की मतलब कि जिसको बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, है ना, उसको ये लगता है कि जो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम रहता है, यानी कि मैं जो हूँ ना वही सबसे अच्छा हूँ, उसको ये लगता है कि हर कार्य में मैं ही सबसे अच्छा हूँ। अगर जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो यानी मेरे से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है ना, मैं अगर एक्टर हूँ तो मेरे से अच्छा कोई एक्टर नहीं है, भले ही आपसे अच्छे लोग हैं उसमें आपके प्रोफेशन में, बट उसको लगेगा नहीं मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम रहती है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक रहती है। अब ये ओवर्ट भी हो सकती है, कोवर्ट भी हो सकती है। अब ओवर्ट और कोवर्ट का क्या मतलब है, यानी मतलब कि आदमी या तो ये चीज खुल के बोलता भी है और उसको एक्सप्रेस भी करता है, और कई बार जो रहता है ना, ये कई नार्सिसिस्ट रहते हैं जो इसको खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन ये उनके अंदर में भावना हमेशा रहती है उनके। आपको उनसे जब आप बात करेंगे ना तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ऊपर से दिखने में तो आदमी बड़ा शांत है, बड़ा सौम्य है, लेकिन आप धीरे धीरे जब उनसे बात करते रहेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, ये आदमी तो हमेशा अपने आप को ही वैल्यू देता है, फर्स्ट इंप्रेशन में नहीं समझ आएगा, आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ अपने को ही वैल्यू देता है और ये अपने को ही सबसे अच्छा समझता है, दूसरे किसी को जो है ना ये वैल्यू ही नहीं देता, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रहती है नार्सिसिस्ट की। समझने में बहुत टाइम लग जाता है सर, ये स्टेज तक पहुंचने में कई बार साल लग जाते हैं, कई बार बहुत सही, बहुत समझता है, समझने में बहुत समय लगता है। दूसरा क्या रहता है कि ऐसे लोग जो है ना वो दूसरों के साथ रिलेट नहीं कर पाते, वो दूसरों के साथ उनसे बोलते हैं ना इमोशनल, उनको जो बोलते हैं ना बॉन्डिंग कनेक्ट जो है ना वो नहीं हो पाता, और दूसरों के साथ जो है वो एम्पैथी नहीं डेवलप कर पाते। जैसे कोई फ्रेंड्स हैं, कोई आके अपना दुख बताता है उनको, नार्सिसिस्ट को, तो नार्सिसिस्ट को उनका दुख समझ में नहीं आता, यानी उनको जो है ये लगता है कि मेरी तकलीफ ज्यादा बड़ी है, इसकी तकलीफ छोटी है, ठीक है, हमेशा वो अपने आप को ही पहले सामने रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरा कोई फ्रेंड अगर नार्सिसिस्ट है, मेरे साथ कुछ, मेरे घर में कोई घटना हुई, मैं उसको जाके बताऊंगा या ऐसी कुछ बात हुई है, तो वो मेरे साथ एम्पैथाइज करने की जगह वो हो सकता है मेरे को कुछ ऐसी बात बोल दे जो मुझे हर्ट कर जाए, ठीक है। अब वो अपने को बोले अरे मेरे साथ जो है वो तुम्हारे जो चीज़ हुई इसमें ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैटर नहीं करती है ना,
तो उसको हमेशा अपनी तकलीफ या अपना दुख जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। एक उनको नीड रहती है हमेशा एक्सेल करने की, हमेशा एक्सेल यानी कॉम्पीट करने की, एक्सेल करने की हमेशा नीड रहती है। आप ये मान के चलिए कि घर में छोटा बच्चा भी होगा, उनके साथ भी अगर वो एक घर में क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, 5 साल के बच्चे के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम 5 साल के बच्चे को जीतने देंगे ना, नेचुरली रहता है। लेकिन वहां उसको 5 साल के बच्चे को भी हराना होगा, उसको हराएंगे, उसको डिग्रेड करेंगे। होता होगा उस व्यक्ति के अंदर कि वो अवेयर रहता है इस चीज से, ये सारी नार्सिसिस्ट है वो अवेयर रहता है इस चीज से कि बड़ा सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। देखिए ये सारी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे चलती है ना, ये उनकी एक कह लीजिए कि इनहेरेंट नीड रहती है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको एक अंदर से एक ये कह लीजिए कि उनको एक प्रकार से तकलीफ होती है, उनको परेशानी होती है, नहीं जाएंगे तो अगर वो उनको उनको जो बार बार जो है ना एक 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 ये कह सकते हैं कि उनको एक एक रीअश्योरेंस चाहिए, एक रीअश्योरेंस चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, कॉन्स्टेंटली मेरे से अच्छा नहीं है कोई, मेरे से अच्छा नहीं है कोई। तो ये चीज जो उनको एक चीज जो चाहिए ना, वो उनके हर रिलेशनशिप में उनको दिखाई देती है। उनके साथ रहने वालों को ऐसा लगता है कि हम हमेशा जो है ना मैनिपुलेट हो रहे हैं, वो दूसरों को मैनिपुलेट करते चलते हैं। वो ऐसे लोगों को जो है ना अपने आसपास इकट्ठा करते हैं जो कि उनका विरोध नहीं कर सकते। उनका विरोध करने वालों को वो एकदम तुरंत दबाने की कोशिश करते हैं, एकदम तुरंत। बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों में हर्ट होंगे जिनमें कि नॉर्मल इंसान हर्ट नहीं होगा। यानी आप आपने शायद उनके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, आपने सवेरे शायद उनको आज गुड मॉर्निंग नहीं बोला, तो नाराज हो जाएंगे और इतने जम के नाराज होंगे कि आपको लगेगा कि ये इतनी छोटी सी चीज कोई नाराज होने वाली बात है क्या। तो उसके ऊपर इतने ज्यादा नाराज होंगे कि आप जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सी बात है जिसके ऊपर इतना ज्यादा नाराज हो रहे हैं। तो उनके साथ रहने वालों को लगेगा कि जिसको हम बोलते हैं ना वॉकिंग ऑन एग शेल्स, आपको ऐसा लगेगा कि हम अंडे के छिलकों के ऊपर चल रहे हैं, पता नहीं कब किस चीज कहाँ फूट जाए, कहाँ कुछ हो जाए, क्या हो जाएगा। तो उनके साथ रहने वालों को ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन तो ऐसा हो गया कि जैसे हम पता नहीं अंडों के ऊपर चल रहे हैं, पता नहीं कब कौन सा अंडा फूट जाए। तो ऐसा लगता है। जो नार्सिसिस्ट रहते हैं उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो सामने वाले को जो है बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, उनको जो है वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि उनको जो है वो डाउनग्रेड करें, उनको डिग्रेड करें, और हमेशा अपने आप को जो है वो बेहतर दिखाते हैं। एक चीज जिसको हम गैस लाइटिंग बोलते हैं, गैस लाइटिंग में वो जो रहते हैं ना एक्सपर्ट होते हैं। थोड़ा सा एलाबोरेट करें। गैस लाइटिंग मतलब कि जैसे हमने अगर कुछ चीज बोली, हमने अपनी कोई कोई बात अगर बोली, तो वो हमें ये फील करा देंगे कि हम गलत हैं। वो हमें ये महसूस करा देंगे, हम अगर गलत नहीं भी हैं तो भी वो हमें ऐसा महसूस करा देंगे कि वो हम ही गलत हैं, हमें से ही कुछ गड़बड़ हुई है, वो हमें ये महसूस करा देंगे। ठीक है ना, वो इतने अच्छे से उस चीज को करेंगे कि हमें वो गिल्ट फील होने लगेगी कि यानी हम ही से ही गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। और ये शायद हमें वो अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा, हमें बाद में समझ में आएगा, और हम उस गिल्ट में जीते रहेंगे कि हमारी ही वजह से शायद ये सारी सिचुएशंस गड़बड़ा गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमको ऐसा महसूस करा देंगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं ना, ये एक नार्सिसिस्ट में होते हैं। और ये सारा चीज इस बात में से स्टेम होता है कि वो हमेशा अपने आप को बेहतर, लोगों से बेहतर महसूस करने की एक उनमें इनहेरेंट सेंस रहती है कि वो दूसरों से बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, है ना। वो उनके अंदर एक एक ये कह लीजिए उनकी इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक खासियत है कि वो अपने आप को महसूस करना चाहते हैं कि वो सबसे अच्छे हैं। अगर एक रूम में 5 लोग हैं तो उन 5 में सबसे अच्छे वो हैं, सबसे सुंदर वो हैं, है ना, सबसे बेहतर वो हैं। ठीक है, तो ये चीज उनको महसूस होने की एक नीड रहती है, डिजायर रहती है। हाउ टू लिव विद अ नार्सिसिस्ट, हम छोड़ नहीं सकते उसको। हाँ राइट, अब कैसे जिया जाए, कैसे उन एक्शंस पे खुद को हार्म किए बगैर चला जाए, दैट वाज द क्वेश्चन। देखिए ये तो बहुत मुश्किल है ये, यानी क्योंकि
एक्शल्स के ऊपर चलेंगे तो एक्शल्स कभी ना कभी तो ब्रेक होंगे ही, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और आप हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी है, अपने अपने डिज़ायर्स हैं, अपने अपने नीड्स हैं। तो आप हमेशा 24 घंटे सातों दिन, पूरे साल भर, सालों सिर्फ दूसरे के डिज़ायर्स और दूसरे के नीड्स का ध्यान रखते हुए कब तक चलेंगे बिना कोई गलती किए? क्योंकि आपको ये पता है कि आपकी कोई भी छोटी सी गलती सामने वाले को इस हद तक प्रवोक कर देगी कि वो आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप ऐसा कब तक अपने आप को चला सकते हैं? यानी इट बिकम्स इम्पॉसिबल समटाइम्स फॉर पीपल। तो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान के साथ रहना कई बार बहुत मुश्किल होता है और बहुत लोग नहीं रह पाते। सिर्फ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की बात की जाए तो हाँ पॉसिबल होता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स का इंसान जो रहता है उसमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जो रहती हैं वो उनके साथ एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ये कुछ हद तक कम लेवल की हैं। कई लोगों में माइल्ड होती है, कई में मॉडरेट लेवल की होती हैं, कई में कुछ रहती हैं थोड़ी बहुत, पूरी नहीं रहती हैं, तो उनके साथ एडजस्ट करके रहा जा सकता है। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की जा सकती हैं, कुछ चीज़ों के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। ओके, बट पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर है तो, और वो भी इंसान सामने वाला एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं है, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसके साथ सर्वाइव भी कर सको इन ए रिलेशनशिप। तो देन इट यानी या तो आप अपने आप को पूरी तरीके से, जिसको बोलते हैं कि आप उसके गुलाम बन के रह जाओ, तो आपने अपनी आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। आप अपने जीवन को समर्पित कर दो, जिसको बोले आप उसको नार्सिसिस्ट। पुराने ज़माने में ऐसा देखा गया है कि, लेकिन आज के समय में ये बहुत मुश्किल है। तो देन रिलेशनशिप्स में फिर आज के डेट में ये चीज़ें करना मुश्किल काम है और थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। सो सर, अब मूव करते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ। तो वी नॉट कल्परेट नहीं बनाएंगे, हम विलेन नहीं बनाएंगे उस पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को। आइडेंटिफाई कर लिया है दी अदर पर्सन, क्योंकि जो खुद है वो नहीं आइडेंटिफाई, वेरी रेयरली वी हैव फाउंड कि वो खुद से ट्रीटमेंट के लिए किया है। नहीं पॉसिबल, मैंने तो नहीं देखे हैं ऐसे केसेस। जो उनके साथ रह रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर पाए। अब वो कैसे कन्विंस करें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए? पहले वो ये जाने कि इसका लाइन ऑफ, ये क्योंकि एक मिथ है कि मेरी पर्सनालिटी में ऐसे ही हूँ, अब ये नहीं बदल सकता। इन जनरल नॉर्मल ट्रेट्स पे भी इंसान ये मान के चलता है, बट आई थिंक हम हर पल बदलते हैं और पर्सनालिटी को भी कॉन्शियसली बदला जा सकता है जी। तो जब वो व्यक्ति जान रहा है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं व्यक्ति के पास कि इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सके, और इस टाइप के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए कितना समय लगता है? देखिए, आपने सही कहा कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, पर्सनालिटी भी चेंज की जा सकती है। कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर इंसान को है तो ऑब्वियसली आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर थेरेपी लेते हैं, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी चेंज लाया जा सकता है। ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें इंसान का खुद का अवेयरनेस जो है अबाउट हिज और हर ओन डिसऑर्डर वो उतना अच्छा नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहता। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, वो कई बार एनालाइज कर पाते हैं कि उनकी खुद के ट्रेट्स जो हैं वो इस डिसऑर्डर का दैट इज़ द प्रॉब्लम जो है, और वो खुद जो है कई बार हेल्प सीख करते हैं कि नहीं, मेरे में ये प्रॉब्लम हो रही है और मेरे खुद की जो इस व्यवहार की वजह से जो है वो ये तकलीफ़ है। तो कई बार वो खुद हेल्प सीख करने आते हैं, कई बार उनके पार्टनर्स लेके आते हैं, है ना, कि नहीं इनको प्रॉब्लम है और इनके ये इस परेशानी की वजह से जो है हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, इनके काम करने में प्रॉब्लम है और ये ऐसा ऐसा करते हैं। सो जब भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स
क्योंकि जैसे मैंने बताया था, पर्सनालिटी इंसान की जो है वो उसकी पहचान होती है, व्यक्तित्व होती है। वो कोई डिसऑर्डर बोल देने से वो एक कोई यानी मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि जिसके लिए हम दवाई दें। तो दवाई का रोल मोस्टली नहीं होता है ना, मोस्टली नहीं है दवाई का रोल कि मैं अभी ये बोलूं कि इसको दवाई की ज़रूरत है, जब तक कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो जिसको कि हमें तुरंत कंट्रोल की ज़रूरत हो। जैसे कि कई बार नार्सिसिस्टिक इंसान जो है वो डिप्रेशन में भी जाता है क्योंकि उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी आती हैं, कई बार उनमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार उनमें जो है वो डिप्रेशन होता है। तो अगर उनमें ये सारी चीज़ें हैं तो नेचुरली उसके लिए फिर दवाई की ज़रूरत है, तो उसमें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बट अगर हम पर्सनालिटी की बात करें और हम पर्सनालिटी उनकी ठीक करने की बात करें तो उसमें थेरेपी की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपी की ज़रूरत रहती है। उसमें एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। तो जब आप स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपीज की बात कर रहे हैं तो कैन यू नेम फ्यू ऑफ देम जो क्लिनिकली प्रूवन हैं? जी, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। अब मैं आपको जैसे बोले तो 1, 2, 3 ऐसे करके तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन दैट इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ थेरेपीज अगर 4-5 जो जनरली यूज होती हैं इसमें जिनसे फ़ायदा मिल सकता है, वो पेशेंट को देखने के बाद, यानी आप उनका वेदर यू गो इन फॉर CBT काइंड ऑफ अ थिंग और यू गो इन फॉर अदर काइंड्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आप उसमें जा सकते हो आप। बट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ गुड थेरेपिस्ट जिसके साथ आप एम्पैथाइज कर सको, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म स्टे कर सको। बिकॉज एक चीज़, दो तीन चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक तो पहली बात, एक ऐसा थेरेपिस्ट जिसके साथ आपकी रैपो बिल्डिंग अच्छी हो, है ना, क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन नेचुरली आउट ऑफ द नेचर ऑफ द पर्सनालिटी वहाँ पे भी अपने आप को सुपीरियर ही समझेगा, थेरेपिस्ट को भी मैनिपुलेट करेगा, तो वो वहाँ पे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे भी मिस्टर नो इट ऑल रहेगा, वहाँ पे भी सोचेगा मैं तो सब जानता हूँ, थेरेपिस्ट क्या जानता है वहाँ पे, ठीक है ना। सो नेचुरली वहाँ जो है उसका रैपो बिल्डिंग थेरेपिस्ट के साथ अच्छा होना ज़रूरी है, तब तो वो थेरेपी में कोऑपरेट करेगा, तब तो थेरेपिस्ट की बात को सुनेगा। तो दैट इज़ नेसेसरी। देन दैट नीड टू चेंज, अपने अंदर बदलाव लाने का एक जज्बा है वो जागना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पर्सनालिटी में बदलाव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस इंसान के अंदर से प्रयास होना ज़रूरी है ना। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड देन पर्सनालिटी चेंज इज़ ऑलवेज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि जो चीज़ आपके जीवन के पहले 15-20 सालों में आपके अंदर आई है वो 15 दिन में नहीं बदलेगी। उसको कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस डेली एफर्ट के साथ में भी आपको 6 महीना साल भर लग जाएगा बदलने में, बट बदल सकती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब ये जो बड़ा बिल्कुल मैंने लोगों में हम ऐसा ही हम नहीं बदल सकते, नहीं, ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्शियस डेली एफर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रक्चर्ड थेरेपी लेनी पड़ेगी, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्या चीज़ों के ऊपर हमें वर्क करना है। इस रिकॉग्निशन के लिए आपको एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत है जो कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू देगा, बाहर से आपको दिखाएगा, वो जो बाहर से देख सकता है कि आप में क्या परेशानी है, क्योंकि आप नहीं देख पाओगे। आप सोचोगे कि मुझे पता है मेरे में क्या बदलना है, तो वो नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि वो तो आप अंदर से नहीं देख सकते कि आपकी पर्सनालिटी में क्या प्रॉब्लम है। जो बाहर से देख के आपको क्लिनिकली बता सकेगा स्ट्रक्चर्ड वे में कि आपको ये चीज़ें आपके अंदर फ्लॉड है, इन चीज़ों पे आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है ना, और आपके साथ बैठ के फिर वो प्लान करेगा कि देखो इसके ऊपर अपन ऐसे वर्क करते हैं। देन ए कॉन्शियस एफर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 6 months to 1 year, मे बी इवन मोर, है ना। बट द बेस्ट पार्ट इज इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज। यस डेफिनेटली, बात होगी, लोग समझेंगे, वो प्रोसेस तो चालू होगी। नहीं सही है। सर अब कोई एक प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं तो उसका रूट कॉज होगा, और आपने जैसा बताया शुरू में कि जब पर्सनालिटी बिल्डअप हुई उसके जेनेटिक रीजंस हैं और एनवायरमेंटल रीजंस हैं जिससे एक व्यक्ति की पर्सनालिटी पूरे तरीके से ग्रूम होती है। तो क्या
रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण किसी की ये पर्सनालिटी बनती है? व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि जो रिसीविंग एंड पे है, ये जान के शायद वो एम्पथाइज कर पाए तो ट्रीटमेंट में उसके साथ हेल्प कर सके, या जो खुद उस पर्सनालिटी से ग्रसित है वो भी एक्सेप्टेंस मोड में आए। एंड सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि ये जानने के बाद लोग ध्यान रखें इस चीज का, ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए यार इस कारण से ये ट्रेट डेवलप हो सकता है, तो व्यक्ति उस डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाएगा। तो मोर ऑफ अ प्रिकॉशनरी मेजर कि किन क्या रीजंस हो सकते हैं, किन बातों का व्यक्ति ध्यान रखे। देखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है, देखा गया है कि ज़्यादातर ऐसे जो लोग रहते हैं उनको बचपन में दो प्रकार से ट्रीटमेंट्स मिले रहते हैं जनरली, है ना। एक, या तो बचपन में वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ की उनको बादशाहों वाला ट्रीटमेंट मिला रहता है। ओके, यानी उनके दिमाग में बचपन से यही भरा जाता है कि तुम तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। यानी वो अगर एक छोटा सा अचीवमेंट भी किया उन्होंने तो उनको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि मतलब कि तुमने तो दुनिया जहान में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। सो ये चीज़ उनके दिमाग में बचपन से भरी रहती है कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो इस तरीके से उनमें ये आता है। और दूसरा इसके ठीक विपरीत, ऐसे बच्चे जिनको कि हमेशा से ही एकदम निकृष्ट, एकदम ऐसा ट्रीट किया गया है कि तुम तो एकदम गधे हो, बेवकूफ़ हो, तुम किसी लायक नहीं हो, है ना। दोनों ही प्रकार से जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं एक्सट्रीम्स वाले, वो इंसान को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में धकेल सकती है और धकेलती है। क्योंकि दोनों ही चीज़ जो है, या तो एक चीज़ जो आदमी को जो है इस तरीके राजाओं वाला ट्रीटमेंट मिला है, वो ये मान के ही चलता है कि मैं तो राजा ही हूँ, एंटाइटल्ड हूँ। उसके साथ एंटाइटलमेंट का जो उसका स्टेटस रहता है बचपन से, वो आगे भी चलता है कि मैं तो हमेशा ही एंटाइटल्ड हूँ। अब जो मेरे लाइफ में आएगा, और जो जिसको हमेशा इमोशनली डाउनग्रेड किया गया है, जिसको इमोशनली हमेशा हर्ट किया गया है बचपन से, ये उसका एक ये पर्सनालिटी उसके एक रिएक्शन के रूप में रहती है कि वो उस इमोशनल हर्ट को कभी महसूस नहीं करना चाहता, तो उसका विपरीत रिएक्शन के रूप में वो इस पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो जहाँ भी वो इस प्रकार का इमोशनल हर्ट को दूर दूर भी, अनकॉन्शियस में भी वो देखता है कि ऐसा मिल सकता है, तो वो उसका ठीक विपरीत करने की कोशिश करता है, उसका अपोजिट महसूस करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है ना इंसान को इस तरफ धकेलती। एंड सर, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ फैमिली मेंबर्स? कि कैसे आइडेंटिफाई हो गया है, पेशेंट तैयार है ट्रीटमेंट लेने के लिए, आइडियल सिचुएशन बन चुकी है, तो जो भी उसके आसपास हैं, चाहे वो उसके माँ बाप हैं, लाइफ पार्टनर हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनका रोल क्या होना चाहिए ताकि ये ट्रीटमेंट टाइम पे हो जाए और अच्छे से हो जाए? फैमिली मेंबर्स का तो रोल, सबसे बड़ा रोल सपोर्ट का होता है ना। क्योंकि जब तक उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी की। और फैमिली मेंबर्स जितना उसकी पर्सनालिटी को समझेंगे उतना ही जो है उसको अच्छे से सपोर्ट दे पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसकी पर्सनालिटी की वजह से वो इमोशनली दूसरों को हर्ट करता है या इमोशनली दूसरों को मैनिपुलेट करता है। आप कोई भी इंसान, फैमिली मेंबर्स का कोई भी इंसान जो रहेगा, जो कि एक नॉर्मल पर्सनालिटी का है, एक लेवल तक चीज़ों को टॉलरेट कर पाता है, एक लेवल के बाद उसका भी रिएक्शन आता है, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। तो ऐसे इंसान के साथ जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से ग्रसित है, उसको थोड़े से ज़्यादा टॉलरेंस के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है।
और ये चीज़ जो है फैमिली मेम्बर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर खासकर जब आप वो कोशिश कर रहा है, वो थेरेपी में है या वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, खासकर उस समय ऑब्वियसली उस समय की बात, हाँ, उस समय खासकर उसके साथ थोड़ा टॉलरेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये उसकी पर्सनालिटी की फ्लॉ है और ये एक महीने 2 महीने ट्रीटमेंट में चेंज नहीं होने वाली है, ये लंबा समय लेगी। तो उतने लंबे समय का सपोर्ट आपकी तरफ से उसकी ओर होना जरूरी है और इस बात को रिकॉग्नाइज करना और इस बात को एक्नॉलेज करना भी जरूरी है कि वो कोशिश कर रहा है। सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि घर में एक व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, अब उसका बिहेवियर वो अनट्रीटेड है, वो ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहा है, अब इसका इम्पैक्ट उस परिवार में रहने वाले जो लोग हैं किस लेवल तक जा सकता है? मतलब डिस्कम्फर्ट है, रहने में दिक्कत हो रही है तो समझ में आ रहा है, ज़्यादा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ का? देखिए, नुकसान नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर एक किसी व्यक्ति को घर में है तो नुकसान रोजमर्रा की कलह से लेके पूरे परिवार के टूटने तक आप जो सोचें वो हो सकता है ना। और नुकसान उस परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति को होता है, ना सिर्फ जो पार्टनर है उसको हो रहा है, जो साथ में घर में और लोग रह रहे हैं वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करते रहते हैं, ठीक है ना। तो नुकसान अलग अलग प्रकार के होते हैं, ना सिर्फ इमोशनल होते हैं और बल्कि जो सोशल, फाइनेंशियल, हर प्रकार के नुकसान जो है आदमी झेलता है जब भी किसी एक इंसान को इस प्रकार की पर्सनालिटी की प्रॉब्लम रहती है। जो मोस्ट सीवियर नुकसान आप कह सकते हो, अगर मैं एक फैमिली स्ट्रक्चर की बात करूं, वो ये है कि पूरा का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जो लोग साथ में रह रहे हैं उनके खुद के व्यक्तित्व जो है वो इफेक्ट होते हैं, उनकी लाइफ इफेक्ट होती है, उनके इमोशंस इफेक्ट होते हैं। तो हर कोई जो है ऐसे इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। तो जब क्लैशेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और साथ में रहना मुश्किल होता है तो पूरा का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है किसी भरी पूरी फैमिली के लिए कि वो फैमिली जो है वो टूट जाए, अलग हो जाए। जो उसका बच्चा है, जो बच्चा उसके साथ बड़ा हो रहा है, ये बच्चा अपने आगे आने वाली जनरेशन के साथ यही करेगा जो कि सीखेगा अपने बाप से या माँ से। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ने मेरे नाना जी से नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी लिया है। अब मेरी मौसी के अंदर भी है, मेरे इनके अंदर भी है। वो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत समय तक, आज भी मेरी मम्मी नार्सिसिस्ट है। वो क्या करती है कि वो अपना वर्चस्व चलाने की कोशिश करती है। बिकॉज ऑफ दिस इतने लंबे समय तक हमारा दिमाग जो है वो डेवलप नहीं हुआ, बड़ा वो कर पाने का कि अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं है और ये सारी चीजें, और उसके तो वो जनरेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है। मतलब ओके, ये तो फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर, बट उसके बच्चे उसकी फैमिली, उसके बच्चे उसकी फैमिली। यस, आप जो साथ में जो लोग रहते हैं, है ना। अब अगर हम ये बात करें डिस्ट्रॉय, तो एक्सट्रीम वाली चीज़ हो गई। अब हम उसके नीचे अगर जाते हैं तो एक नार्सिसिस्टिक इंसान जो रहता है ना, उसमें ये टेंडेंसी रहती है कि वो पैसिव एग्रेसिव भी होता है। हाँ, और वो अपने साथ साथ के जो लोग रहते हैं वो नेचुरली अपने साथ में जो लोग रहते हैं ना उनको डोमिनेट करता है। और जब वो डोमिनेट करता है तो जो उसके साथ में लोग जो सरवाइव कर रहे हैं वो नेचुरली अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं कि वो रिसेसिव मोड में चले जाते हैं, वो अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। जो नार्सिसिस्ट, ये समझ लीजिए कि वो उनके घर का भगवान है और वो उसको प्लीज करने के हिसाब से ही सारा फंक्शनैलिटी करते हैं। माय गॉड, ओके। तो अपने दिमाग से ना सोच के वो पूरा नार्सिसिस्ट इंसान को प्लीज करने के हिसाब से ही सारा फंक्शन करते हैं। तो जैसे
जो भी करना है इस बात का ध्यान रख के करना है कि कहीं हम ये काम अपने दिमाग से कर लेंगे और कुछ गलत हो गया जो कि उस सामने वाले इंसान को बुरा लग गया तो बवाल मच जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखो और उससे परमिशन लेके करो या उसके हिसाब से करो, अपना दिमाग मत लगाओ। तो ये चीज़ जो है, आप सोचिए अगर ये एक बच्चे में, आप 10 साल के बच्चे के दिमाग में ये है कि मुझे सिर्फ वही करना है जो मेरी माँ बोल रही है या जो मेरे फादर बोल रहे हैं, वही इंसान जब 17-18 साल का हो रहा है तो वो अपने कैरियर के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहा क्योंकि उसकी माँ या उसके फादर जो हैं वो उनसे वो इतने बुरी तरह से डरा हुआ है। और यही चीज़ 25-27 साल के डेट में वो डिसीजंस नहीं ले पा रहा, 30-35 का हो गया है उसके बाद वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो आप ये सोचिए कि उस इंसान की, उस बच्चे की पर्सनालिटी किस तरीके से शेप हुई है। तो ये पूरे के पूरे इफेक्ट्स जो रहते हैं ना, उस हस्बैंड का क्या हो रहा है जिसकी वाइफ जो है वो नार्सिसिस्टिक है, जो कि अपने कैरियर में डिसीजंस नहीं ले पा रहा, अपने खुद के प्रोफेशन में डिसीजंस नहीं ले पा रहा क्योंकि उसकी वाइफ को बुरा ना लग जाए, या वो वाइफ जो है उसकी क्या हो रही है कि अगर वो अपने खुद के रिलेशनशिप्स में अपने, हो सकता है फैमिली में बात नहीं कर पा रही है कि उसके हस्बैंड को बुरा ना लग जाए, या वो अपने किसी रिलेटिव के घर नहीं जा पा रही है कि उसके हस्बैंड को बुरा ना लग जाए, उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स फ्रेंड्स के साथ कट कर दिए हैं कि उसके हस्बैंड को बुरा ना लग जाए। तो आप सोचिए लोगों की पर्सनालिटी कितनी बुरी तरीके से और लाइफ कितनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर आप इस तरीके के इंसान के साथ एडजस्ट करते आते हो और अपनी पर्सनालिटी को दबाते आते हो। सब ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, चलने दो। तो ये जो लोग हैं, अब इसमें तो बैलेंस भी है, हाँ, A to Z है। Z वाले एक्सट्रीम केसेस का अपन बात कर रहे हैं, बट देयर आर लाइक केस, है ना। तो ये जो के है, इसको ये समझ में आता है कि भाई मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मैं दबाने की कोशिश करता हूँ, बट मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। वो ये वीडियो देख रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उससे अपन उसको कुछ बताना चाहें कि इफ यू फील दैट यू आर डोमिनेटिंग इन अ रिलेशनशिप, व्हाट यू शुड डू टू बेटर योरसेल्फ एंड बेटर योर रिलेशनशिप एंड बेटर योर करियर। तो आपको पीछे से आ तो गया है, बट नाउ इज द स्टेज यू कैन चेंज इट ना। मेरे को पता नहीं है कि मेरे पास पीछे से आ चुका है यहाँ पर, मेरे माँ से, मेरे दादी से, मेरे दादा से, नाना से, बट नाउ ये रियलाइज दिस, यार इसकी वजह से मेरे करियर में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में आ रही है, व्हाट शुड आई डू। तो ऐसे लोग जो रहते हैं जो कि नार्सिज्म के स्पेक्ट्रम में आप कह लीजिए कि कहीं बीच में लाई करते हैं, जो एक्सट्रीमली नार्सिसिस्टिक नहीं है बट मे बी मिडवे कहीं लाई करते हैं, जो कि ये रियलाइज भी करते हैं कि वो नार्सिसिस्टिक हैं, उनकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, जॉब में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे लोग जो रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस बात को एक्नॉलेज करना चालू करें। देखिए नार्सिसिस्टिक लोगों की एक और बहुत बड़ी खासियत होती है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानते। कोई भी बात होगी ना वो कभी गलती मानेंगे, ना वो सॉरी बोलना जानते हैं, ठीक है ना। कोई भी बात होगी, अगर उनकी गलती भी होगी ना तो वो किसी ना किसी तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये मेरे ही वजह से नहीं हुआ। अगर आप उनको स्ट्रेट अवे दिखा भी देंगे कि उनकी वजह से हुआ है तो भी जो है बोलेंगे कि नहीं शायद मौसम की वजह से हो गया है लेकिन मेरी वजह से नहीं हुआ। तो ये उनकी खासियत रहती है। तो अगर किसी नार्सिसिस्ट इंसान को अपने आप में बदलाव लाना है तो सबसे पहले तो उन्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मेरी वजह से तकलीफ है। तो फर्स्ट स्टेप किसी भी चेंज लाने के लिए होता है टू एक्नॉलेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। ये नार्सिसिस्ट के ऊपर भी लागू होती है। तो अगर कोई नार्सिसिस्ट कहीं बीच स्पेक्ट्रम में लाई करता है, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, बीच में है, उसमें कुछ संभावना है कि वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, तो पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि वो अपनी तरफ से बोले हाँ मेरे में तकलीफ है, मुझे कुछ ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, मुझे बदलाव लाने की ज़रूरत है और अब मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा या मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सिर्फ ये बोलना कि हाँ मेरी वजह से प्रॉब्लम है लेकिन मैं कुछ नहीं करना चाहता,
तो ये बहुत तो सारे लोग हैं सर ऐसे। हाँ, बहुत सारे लोग Acknowledge ये तो करके बोलते छोड़ने हैं, का हाँ, हो गया acknowledge मेरा करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ। वैसा ही है पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं नहीं बदल सकता अब। तो भाई अब मैं नहीं बदल सकता, मतलब आप तो फिर आप कोशिश ही नहीं करोगे, आपको कौन बदलेगा फिर? जब तक आप खुद नहीं बदलोगे, अपनी तरफ से प्रयास ही नहीं करोगे तो कौन एक बदलेगा? और दिक्कत है सर, वो बोलते हैं कि मैं नहीं बदल सकता, और जैसे ही उनके आसपास के लोग बदलना चालू होते हैं वो उनको भी बदलने नहीं देते हैं, उनको वापस से ब्लेम करने लगते हैं। वो तो खासियत है खासियत है नार्सिसिज्म की, कि वो जो है अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही नहीं चाहते, कोई चेंज जो है वो चाहते नहीं हैं। वो लोगों को इतना मैनिपुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं कि अब वो जो उनके आसपास के लोग हैं जो ऑलरेडी एक रिसेसिव मोड में हैं, वो किसी को वो डोमिनेटिंग मोड में कन्वर्ट होता देखना ही नहीं चाहते हैं। और जहां वो कोई डोमिनेटिंग मोड में जाना चालू होता है, वो उनके लिए एक थ्रेट परसेप्शन हो जाता है, और उस थ्रेट को जो है वो तुरंत दबाते हैं। वो तो उनका नेचर है, बिकॉज ऑफ द नार्सिसिज्म। तो यही चीज को तो चेंज करने की जरूरत के लिए सबसे पहले उनको, अगर वो बोलते हैं कि हाँ मेरे में है ये प्रॉब्लम और मुझे चेंज करना, तो चेंज करने के लिए पहली चीज तो आपको प्रयास करना जरूरी ना। ये नहीं बोल के छोड़ सकते कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक ये एक सही जानकारी मिसिंग थी, क्योंकि लोग सिम्टम्स बारे में बात कर ले रहे थे, बट एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो कोई बात नहीं कर रहा था। आपने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई थिंक दिस विल हेल्प कि जो रिसीविंग एंड पे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, और जो व्यक्ति इस डिसऑर्डर से ग्रसित है वो एटलीस्ट अपना ट्रीटमेंट की तरफ जाए। और बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है और पर्सनालिटी चेंज की जा सकती है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज़ वॉच दिस और स्टार्ट योर ट्रीटमेंट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू।